अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से आज का शो नहीं कर पाएंगी, तो ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। अपने पहले टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे। हम सबको पता है कि दुबई लीक्स का मामला हर किसी की नज़र में है, हर जगह ज़ेरे बहस है। आलमी सतह के एक तफ्तीशी सहाफ़त के प्रोजेक्ट ने इंकशाफ किया है कि दुनिया भर की अशराफिया की दुबई में जायदादें मौजूद हैं। अशराफिया के ऐसे अफराद सियासी शख्सियात हैं, बैनुल अक़वामी पाबंदियों के शिकार अफराद हैं, काला धन सफ़ेद करने वाले और जुराइम का पसे मंजर रखने वाले अफराद इसमें शामिल हैं। इस लिस्ट में पाकिस्तानियों की मजमूई दौलत का तखमीना 11 अरब डॉलर के लगभग बताया जा रहा है। ऐसे अहम पाकिस्तानियों में सदर जरदारी और इनके तीनों बच्चे परवेज़ मुशर्रफ, हुसैन नवाज, इसके अलावा फराह गोगी, शौकत अजीज़, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी की अहलिया और शर्जील इनाम मेमन, इसके अलावा दर्जन भर साबिक जनरल्स, 4 अरकान कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान की सूबाई असम्बलियों के निस्फ दर्जन अरकान शामिल हैं। 17,000 पाकिस्तानी 23,000 रिहायशी इमलाक के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर भारतीय और तीसरे नंबर पर बरतानवी शहरी शामिल हैं। कंपनीज के नाम पर खरीदी इमलाक और तिजारती इलाकों के इमलाक इस तज्जिए का हिस्सा नहीं है। डेटा लीक के मुताबिक 29,700 भारतीयों के पास 35,000 जायदादें मौजूद हैं। पाकिस्तानी मालिकान में औसत वैल्यू फीकस मालिक $41 मिलियन है। पाकिस्तानियों की इमलाक की मुश्तरका वैल्यू 11 अरब डॉलर, जो तकरीबन पाकिस्तानी रुपयों की अगर मैं बात करूं तो 300 खरब रुपए बनती है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक की कौमियतों के हामिल अफराद की इमलाक की मजमूई वैल्यू 386 अरब डॉलर बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1073 ट्रिलियन रुपए बनती है। दुबई लीक्स में नाम सामने आने के बाद कई सियासतदानों और साबिक जनरल्स ने इस पर वजाहत दे दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी, शर्जील इनाम मेमन, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सेनेटर फैसल वादा, शेर अफजल मरवत ने यह कहा है कि दुबई में उनकी जो जायदादें हैं वो डिक्लेयर्ड हैं। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल शफातुल्ला शाह, मेजर जनरल रिटायर्ड एहतशाम ज़मीर के बेटे और साबिक डीजी मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट मेजर जनरल नजमुल हसन शाह, इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड राजा मोहम्मद आरिफ नजीन ने दुबई में अपनी जायदादों की तस्दीक की है और कहा है कि तमाम जायदादों को टैक्स हुकाम के सामने जाहिर किया जा चुका है। हमारा पैनल हमारा साथ देगा। अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, शहजाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जैगम खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इफ्तिखार अहमद साहब हमारा साथ देंगे। सबसे पहला सवाल शहजाद साहब आपकी जानिब में बढ़ती हूँ। दुबई लीक्स का मामला सबके सामने है। 6 अरब डॉलर के लिए हम मिन्नतें करते हैं IMF की, और दुबई लीक्स में हमारा जो असासा डिक्लेयर हुआ है अशराफिया का वो 11 अरब डॉलर है। 6 अरब डॉलर के लिए हमारी मिन्नतें हैं। अवाम हमारी बुरे हाल में है, टैक्सों की भरमार है। अवाम अपना दुख किसको सुनाएगी, क्योंकि अशराफिया की बेहिसी तो एक दफ़ा फिर से खुल के सामने आ गई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और ये खैर कोई नई चीज़ नहीं है। बड़े अरसे से मालूम है कि जो दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें पाकिस्तानियों का कितना बड़ा हिस्सा है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं दुबई की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और बदकिस्मती है कि पाकिस्तान अपने आप को खुद उस तौर पे एक ऐसी मार्केट नहीं बना पाया जहाँ पर के लोग पाकिस्तानी ही अपना पैसा, हम तो इंतज़ार करते हैं कि बाहर से लोग पैसा लेके आएंगे, यहाँ पाकिस्तानी ही अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लगा रहे और यहाँ से पैसा बाहर लेके जाते हैं। और क्या वजह है ये हम सबको मालूम है। कुछ चीज़ें मैं और आपसे ऐड कर देते हैं इसके अंदर जो आपने पूरी लिस्ट बोली। सरे महल कह लीजिए, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स कह लीजिए, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, अपार्टमेंट्स कह लीजिए, ऑफशोर अकाउंट्स, टीटियाँ मीटियाँ, ये सब कुछ मिला मिलू के अंदाज़ा लगाइए पाकिस्तानियों की कितनी दौलत मुल्क से बाहर जाती है। 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मुल्क के अंदर जो अशराफिया है उसकी मराद 17.5 अरब डॉलर। ये तो 11 अरब की प्रॉपर्टीज़ है ना, 17.5 अरब डॉलर की सिर्फ मराद और सब्सिडीज़ हैं अशराफिया के लिए। यह हफीज़ पाशा साहब का फिगर है। 500 अरब की बिजली चोरी होती है, 460 अरब रुपए की गंदम स्मगल या ज़ाया हो जाती है सालाना। 732 अरब रुपए सालाना 732 अरब रुपए हम ये जो कि 100-125 रह गई हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इन पे ज़ाया कर देते हैं। ये लॉस है, ये नुकसान में जा रही हैं, घाटे में जा रही हैं। बिजली, गैस और महंगाई, जो आवाम का जो हाल है वो कीन के ऊपर बढ़ती जा रही हैं कीमतें। इन्हीं को जमा कर लें, जो मैंने नंबर बोले हैं जो पाकिस्तान के अंदर के हैं। बाहर को छोड़ देते हैं कि अच्छा ये बाहर के कितने लोग पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाते हैं, कितने ले गए, कितना पैसा आज तक गया। एक बड़ी अच्छी बात अबसार साहब ने बहुत पहले हमारे प्रोग्राम में की थी। उन्होंने कहा था
और मैंने भी इसके ऊपर बहुत जोर दिया मुख्तलिफ औकात पे, वो ये है कि पाकिस्तान को जितना कर्जा मिला है आज तक, जो हमने बाहर से अपने दोस्त मुल्कों से लिया या कर्जे की शक्ल में लिया, और या IFIs ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने, इसका हिसाब होना चाहिए कि ये पैसा जो कर्जा लिया गया ये किधर गया है। ये मुझे सबसे ज्यादा हम आज इस कर्जे के बोझ के नीचे बैठे हुए हैं और हमें ये नहीं समझ आ रही कि कर्जा इस्तेमाल किधर हुआ और किस वक्त में, जिस वक्त आया और फिर वहां पे कैसे इस्तेमाल किया गया, इसका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। अगर कोई पाकिस्तान का एक कोई जौहर, काबिल जौहर, इसको पकड़ ले, इस तज्जिए को, और इसको एक रिसर्च करे इसके ऊपर, हमारे सामने बहुत सारे होशरुबा फिगर्स और भी आएंगे इस चीज के लिए। 74% टैक्स जो पाकिस्तानी देता है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है। 74% टैक्स पाकिस्तान का जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता है वो सिर्फ तनख्वाहदार तबका देता है। क्या हम अनगवर्नेबल हैं? सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अनगवर्नेबल हैं? नहीं, हम अनगवर्नेबल नहीं है, हम मिसगवर्नड हैं। आमतौर पे वो इशरत साहब की किताब का हवाला दिया जाता है, गवर्निंग एंड गवर्निंग। आई डोंट एग्री विद हिम, आई थिंक वी आर मिसगवर्नड। ये जानबूझ के ऐसा किया गया है। सही है। अवाम के साथ, जब पाकिस्तानियों के साथ जो किया गया, ये जानबूझ के, ये नालायकी भी कह सकते हैं, ये एक इशराफिया की जो लूट मार है उसका भी एक सोच और उसकी झलक नजर आती है। ये इशराफिया है जो लूट मार कर रही है और खामोशी के साथ। और अब अवाम पिस पिस के उस मुकाम पे पहुंचे जहां पर आपने क्या दिया? आपने रिश्वत दे दी आज़ाद कश्मीर के लोगों को $23 अरब की कि यार खामोश हो जाओ प्लीज। उनको क्या जानी है बेचारों को, उनके जो लीडरान होंगे उनके अंदर कुछ बांटा गया होगा। ये मामलात हैं, ये तरीके करने के। गवर्न करें, मुल्क को गवर्न करें, इनको पॉलिसीज दें, इनको गवर्न करें, इनको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसीज दें। ये वजह है कि हम यहाँ पे जहाँ बैठे हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बदकिस्मती है हमारी, और हमें शायद कहीं ना कहीं पे कोई सोच किसी वक्त आए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है उसके बारे में हमें किस तरीके से अपने तरीकों को और अपने कंडक्ट को बेहतर करने की जरूरत है। सही। शहजाद साहब, अपने मुस्तकबिल की बात की ना, इसी पर जो है अफसार साहब, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि सियासतदान हो जाए, अशराफिया हो जाए, तकरीबन हर किसी की जायदादें हम देख रहे हैं कि दुबई में बनाई हुई है। तो ये वो सियासतदान है जो कि मुल्क को चलाते हैं, और क्या इन्हें ही इस मुल्क पर यकीन नहीं है, इन्हें ही यहाँ का मुस्तकबिल रोशन नहीं लगता, महफूज नहीं लगता, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी जायदादें वो बाहर बना लेते हैं? नहीं, देखिए, सियासतदानों ने तो जो बनाया है वो तो चोर डाकू हैं, इस्टेब्लिश हो गया, उनका एहतसाब भी होता है। ये मेरा ख्याल है कि 22-23 हज़ार जायदादें हैं पाकिस्तान की। इसमें सियासतदान कितने आपने गिने? सरकारी मुलाजम कितने? चले, सियासतदान तो करप्शन करके ले गए, माल बाहर उन्होंने बना लिया। ये सरकारी मुलाजम की इतनी तनख्वाह कहाँ से होती है कि वो बच्चे भी बाहर पढ़ा ले, वो सेविंग यहाँ भी 15-20 प्रॉपर्टीज़ बना ले और फिर दुबई में भी बना ले? इसका तो ना कोई जर्नलिस्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, ना इस पर सोचता है, नाम ही, बल्कि वो तो लिए ही नहीं जाते नाम। और ना सिर्फ कि वो सरकारी मुलाजम, उनके आगे बच्चों की भी जायदादें हैं, आप ये देखें, लेकिन कोई इस पर बात नहीं करता। हम सियासतदान पे घुमा के, इशराफिया पे घुमा के फिर सियासतदान पे आ जाते हैं कि सियासतदान ने ये कर लिया। पनामा लीक्स में एक सियासतदान नवाज शरीफ साहब सज़ा हुई, बाकी 500 किधर हैं? उस पर क्यों नहीं किया हमारे मुल्क के इदारों ने कुछ भी? उनके बारे में मीडिया ने क्यों नहीं किया? मैं तो अभी भी सोच रहा हूँ, ये दुबई लीक्स जो आई हैं, मैं इंतज़ार करूँ जमात इस्लामी का, मैं इंतज़ार करूँ PTI का कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, फिर इसी तरह लेके पटिशन्स और वहाँ पे फाइल होगी, और रोज़ाना यहाँ पे TV चैनल्स प्रोग्राम क्या करेंगे 4,500 फराह गोगी पे, कि फराह गोगी जैसे इंसान दुबई में जायदाद बना लें, तो उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सियासतदान हैं वो गलत हैं, और सरकारी मुलाजमों के बच्चों तक की वहाँ जायदादें, उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन सियासतदान की जायदाद पे बात करेंगे। उस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी, JIT भी बनेगी, निगरान जज भी सुप्रीम कोर्ट का बैठ जाएगा, पटिशनें भी फाइल हो जाएंगी। अब नहीं होंगी फाइल पटिशन, आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। और दूसरी बात एक और, मैं नहीं समझता ये कि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए, सिवाय इसके कि इससे हमें ये पता चलता है कि कितना फ़र्क पड़ गया है अमीर और गरीब में। और ज़ाहिर है, अमीर अगर अपनी जायदादें, अपने बच्चे बाहर रखेगा तो उसे इस मुल्क की जायदाद या बच्चों से क्या फ़र्क पड़ेगा? इतनी कोई महंगी जायदादें नहीं है ये पाकिस्तान में इससे महंगी जायदादें हैं, और प्रॉपर्टी की कीमत इससे ज़्यादा है। ये आम नहीं है। अगर किसी ने हलाल के तरीके से कमाया है, टैक्स पे किया है उसने, और उसने कानूनी तरीके से पैसा बाहर भेज के कानूनी तरीके से बाहर जायदाद ली है, तो उसका हक है एक इंसान के तौर पे, एक पाकिस्तानी के तौर पे। और उस मुल्क ने अगर उसे ये हक दिया है तो हमें इस पर तनकीद नहीं करना चाहिए, इसको स्कैंडलाइज नहीं करना चाहिए, अनलेस
कि वो पैसा करप्शन का है या टैक्स चोरी की है या नाजायज़ तरीके से बाहर गया है। हमें एक दूसरा इसका एस्पेक्ट जो ज़्यादा अहम है, जिस पे हमें गौर करना चाहिए, जिस पे हम गौर नहीं करते, हम सिर्फ गदी गेड़े में डाला हुआ है पूरी कौम को, ये लूट के ले गए, लूट के, हम ये नहीं सोचते जो जायज़ लोग जायज़ पैसा कमा के अपनी जायदाद सही तरीके से पैसा बैंकिंग चैनल के जरिए ले जाके बाहर जायदादें बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं? हमने उन्हें यहाँ क्यों इतना तंग किया? हम यहाँ पे ना किसी की जान की ज़मानत है, ना अमन अमान की ज़मानत है, ना किसी पॉलिसी की ज़मानत है, ना ही ये रियासत किसी को किसी भी किस्म की कोई सहूलत देती है। तो लोग क्यों रहें, क्यों कमिटमेंट देखें? हमने पहले भी बात की, रोज़ाना इस प्रोग्राम में करते हैं बात, पिछले 2014 के धरने की बात की, 2014 से 2024 हो गया, 11वां साल है। क्या कर रहे हैं हम इस मुल्क में? हम अपने साथ, कौन यहाँ अपना पैसा रखेगा? कौन चाहेगा कि यहाँ वो जायदाद खरीदे और बाहर ना खरीदे? इनसिक्योरिटीज़ इतनी आपने क्रिएट कर दी हैं, वो ख़त्म नहीं करते, और मुसलसल लड़ाई की कैफियत में पूरी कौम है। ये मैं पिछले 10 साल का सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि सबको याद होगा, जब से पाकिस्तान बना है ये वाला 1971 में और 1973 में आइन हुआ है, उसके बाद से लेके आज तक 45 साल हमने जंग लड़ी अफगानिस्तान की। उसका खाली ये लोन ही नहीं हमने लिया उस दौरान, जिसका जिक्र शहजाद चौधरी साहब कर रहे थे, हमें इमदाद बहुत मिली है। बिल्कुल ऐसे वो किधर गई इमदाद? वो किधर गई? किन के बैंक अकाउंट्स में? ये दुबई कहाँ से बना है? हमने बनाया है। मुझे सिर्फ इस बात पे अफसोस है, जो अगर है तो इस दुबई लीक्स में, कि इंडिया के बाद दूसरा नंबर हमारा है। इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके पास पैसा बहुत है, वहाँ बहुत सारे टाटाज बिरलाज हैं और अंबानीज हैं, तो वो तो बाहर बना सकते हैं। वहाँ शाहरुख खान है, सलमान खान है, कितने बड़े बड़े स्टार्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ फ़र्क होगी, सरकारी मुलाजिम ये कैसे जाके बाहर इतनी जायदादें बना रहे हैं? तो ये, और फिर ये कि हम दूसरे जो लोग यहाँ काम वाकई करते हैं, पैसा कमाते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं, उनके साथ ये मुल्क इतना भयानक सलूक क्यों कर रहा है कि वो यहाँ से जाके दूसरे मुल्कों में सेकंड प्रॉपर्टी बनाते हैं, सेकंड घर बनाते हैं। तो इस पे सोचें। पहले ये रियासत का फर्ज है, हमारी पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए कि हम लोगों को एतमाद मिलें, इतना लॉयल हम उनके साथ हो कि उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर करें और लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करें। जैगम साहब, आपकी जानिब हम लॉयल हैं, रियासत लॉयल नहीं है हमारे साथ। जी मैं यही कह रही हूँ कि रियासत या इसकी पॉलिसीज इतनी लॉयल होनी चाहिए। जैगम साहब, आपकी जानिब आती है, दुबई लीक्स में पाकिस्तानियों के 11 अरब डॉलर सामने आए हैं, एक इंकशाफ जो हुआ है। यकीनन ये सारी रकम जो है वो ब्लैक मनी नहीं होगी, लोगों ने मेहनत की कमाई भी इसमें इन्वेस्ट की होगी। लेकिन जो हमारे मुल्क के हालात है, जब हम एक एक पाई के मोहताज हैं, हम लोगों के आगे हाथ फैला रहे होते हैं, ऐसे में हम ये भी करते हैं कि गैर मुल्की जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आए और पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, जबकि हमारा अपना पैसा बाहर इन्वेस्ट हो रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान, हमारी रियासत, यहाँ के लोगों के साथ आपको नहीं लगता ज्यादती है? या आप भी यही बात करेंगे कि इनसिक्योरिटीज लोगों की इतनी बढ़ गई हैं कि लोगों को ट्रस्ट ही नहीं रहा? महक, आप ये देखिए कि क्या सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान का मज़दूर, पाकिस्तान का प्रोफेशनल, वो बाहर से पैसे लेकर आता है। छोटी मोटी रकम नहीं लेकर आता, हर साल $30 बिलियन लेकर आता है। और अगर वो पैसे ना लाए, 30 की बजाय 20 लाए, तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाए उसी साल में। और पाकिस्तान का जो दौलतमंद है, जो पाकिस्तान की अशराफिया है, वो पाकिस्तान से सरमाया लेकर बाहर जाती है, मुसलसल सरमाया बाहर निकालती है। इसमें वो लोग भी हैं जो जायज़ लेकर जा रहे हैं, वो लोग भी हैं जो नाजायज़ लेकर जा रहे हैं। जो जायज़ लेकर जा रहे हैं उन्होंने भी तो पाकिस्तान में कमाया है ना। और बिल्कुल ये देखने की बात है कि आखिर क्या उफ्ताद आकर पड़ी है कि जायज़ कारोबार करने वाले अपने सरमाया को बाहर निकाल रहे हैं, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये सब जायज़ तो नहीं है ना। इसमें बहुत सारी ऐसी रकम होगी जो डिक्लेयर्ड नहीं है। वैसे डिक्लेयर होने का भी तो एक अजीब कमाल है, और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए 2016 में आए थे पैनामा पेपर्स, 444 अफराद के नाम थे जिन्होंने ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर कराई थी। ऑफशोर कंपनियों का लेवल ही कुछ और होता है, वो जिस तरह की चीज़ें ओन करती हैं, और वो तो छुपी होती हैं, उनका तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद कितनी ऑफशोर कंपनियां बनी हैं, कितनी पाकिस्तानियों के, हमें पता ही नहीं चलेगा। एक बंदा पकड़ा गया। वो क्यों पकड़ा गया? क्योंकि हमने अकाउंटेबिलिटी को सियासी मैनेजमेंट का टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है जी। बाकी 443 का क्या हुआ आज तक पता नहीं। फिर 2021 में पेंडोरा पेपर्स आ गए।
पेंडोरा पेपर्स में भी इसी तरह की दौलत थी, ऑफशोर कंपनियां, और दुबई के मुकाबले में ये दोनों बड़ी बड़ी रकमों वाले मामले। बिल्कुल। और उसमें उस वक्त की हुकूमत के वज़रा के भी नाम थे, शौकत तरीन साहब भी थे, फैसल वाउडा भी थे, इमरान खान के एक दोस्त आरिफ नकवी साहब भी थे जी। उस वक्त ऐलान किया गया कि हम तहकीक करेंगे, लेकिन तहकीक नहीं, उससे पीछे नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जब आए थे पैनामा पेपर्स तो कोई तहकीक नहीं की, उस हुकूमत ने भी नहीं की, फिर इसने भी नहीं की, अभी भी कोई तहकीक नहीं होगी, क्योंकि अशराफिया कभी अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाती, नहीं बनाना चाहती। और हमारे पास देखिए एक सवाल ये भी है ना कि आखिर पाकिस्तान का दौलतमंद आदमी सकर्दू में जाके विला क्यों नहीं बनाता? उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह भी कहीं है। इस्लामाबाद दुनिया का सारा सबसे खूबसूरत कैपिटल है। कराची में, कराची के जजीरों में क्यों नहीं घर बनाते? दुबई जैसी जगह में घर बनाते हैं जहां 6 महीने आप खिड़की से बाहर मुंह निकालें तो मुंह सड़ जाए। आप अंदाजा तो लगाइए, ऐसी जगह पे जहां ना पानी है, ना ग्रीनरी है, ना जमीन है, ना मौसम है, वहां उन्होंने जन्नत बना डाली और हम सरमाया लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिसे खुदा ने जन्नत बनाया है, जिसकी ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन है, उसे हमने खुद अपनी पॉलिसियों से, अपने कामों से अपने लिए भी जहन्नम बना दिया है। हम तो कहते हैं ना जिससे यहाँ आएंगे, बाहर से इन्वेस्टर आए, भागे फिर रहे हैं कि लोग आके इन्वेस्ट करें जी। लेकिन इसको तो हमने अपने लिए जहन्नम बना दी। चले जो सरमायादार जा रहा है जी। मैं पूछना चाहता हूं जिन्होंने जहन्नम बनाया है जी जी, वो कैसे खाते में जा रहे हैं? मैं अफसार साहब से इत्तफाक करता हूं, सही। ये जो रियासत के अफसरान हैं जिन्होंने ये सब पॉलिसियां बनाई, जो मुल्क के मालिकान हैं जी जी, वो किस खाते में बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल। और कैसे उनके पास इतना पैसा आ गया? मैं तो हैरान रह जाता हूं। देखिए मैं 20 साल से एक आला अफसर के बराबर कमाई कर रहा हूं, सही, एक आला तरीन अफसर जितनी कमाई है हक हलाल की 20 साल से। मैं दुबई घूमने नहीं जा सकता, और ये दुबई में 30-30 करोड़ के घर ले लेते हैं हक हलाल की कमाई से। ये कैसे मुमकिन है? अगर हक हलाल की है तो फिर ये सिस्टम कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल जैगम साहब, सवाल फिर हर चीज पे उठेगा। जैसे आपने ये बात की ना कि अशराफिया के हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए, यानी इनके गिरेबानों तक भी हाथ आना चाहिए, और फिर ये जीरो से चीज शुरू होनी चाहिए। आपकी पॉलिसी, आपका इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम क्या है, हर चीज पे फिर सवाल भी उठेगा, और फिर मेरे ख्याल से इसमें तब्दीली की जरूरत भी होगी। इफ्तिखार साहब आपकी जानिब आती हूँ, पैनामा लीक्स का जिक्र हुआ। हमने देखा कि जब पैनामा लीक्स का मामला सामने आया था तो एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई थी। तो अब ये दुबई लीक्स, क्या मुस्तकबिल करीब में हम इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता हुआ देख सकते हैं? ना पनामा हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना पेंडोरा और ना दुबई। क्या कानून है जी आपके पास इन लोगों के खिलाफ प्रोसीड करने का? कोई कानून नहीं है। आपके पास कोई ऐसे तफ्तीशी इदारे ही नहीं है, और इनमें तो काफ़ी तफ्तीशी इदारों के अफराद के भी मेरा ख्याल है कुछ कोई 1-2 फ्लैट नाम की चीज़ें तो हैं, इनकी भी वहाँ पे हैं। यहाँ पे तो आम जो ठेकेदार है ना मुख्तलिफ महकमों का, उसके पास दुबई में प्रॉपर्टी है। यहाँ पे महकमों के सुपरिटेंडेंट और डायरेक्टर्स की जो तनख्वाह है वो आपको इल्म में होनी चाहिए। 18-17वां ग्रेड के कितने पैसे होते होंगे? उनकी दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, कारोबार हैं, प्रॉपर्टी वो लेते हैं, फिर अपने भाई को भी वहाँ पे एकोमोडेट कर देते हैं। जी जी। आपका सिस्टम ख़त्म हो चुका है, आपकी गवर्नेंस ख़त्म हो चुकी है, और ये अब कहने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ सियासतदान ही नहीं है जी जी, इसमें अफवाज पाकिस्तान के बड़े नाम भी आज लिस्ट में थे, बिल्कुल, सरकारी मुलाजमीन भी हैं। तो क्या पाकिस्तान के, नहीं जी आप साहब का नहीं, मैं अगर ये कभी तफसील से इस मुल्क में संजीदा कोई एफर्ट हुई तो मौजूदा जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके भी काफ़ी नाम, उनके रिश्तेदारों के, उनके बहन भाई और तलक वालों के नाम आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपके मुल्क का खरबों रुपए का जो डेवलपमेंट बजट है तो उसका जो क्या इस्तेमाल होता है, ये एक लंबी बहस है, इसमें मैं अपने आप को उलझाना नहीं चाहता। जी जी। अब ये बात एक हुई है, बड़ी इम्पोर्टेंट एक नाम आया है जो मेरे लिए नया है। इमरान खान ने एक जगह पे कहा कि अब इन्हें फराह खान मिल गई है। फराह खान का जुर्म ये है कि वो बुशरा बेगम की करीबी हैं।
ये बाकायदा उन्होंने एक तकरीर में कहा, बिल्कुल कहा। और आज मैंने उस खातून मोहतरम का नाम अशराफिया के उन नामों के साथ देखा जिनकी लिस्ट मेरे सामने आई है। ये है हमारी तरक्की का वो रास्ता, और ये तरक्की का रास्ता कितनी जल्दी मुकम्मल हुआ होगा, कम से कम ये मोहतरमा के हवाले से हार्डली कोई 8-10 साल की कहानी है, इससे पुरानी कहानी नहीं है। तो इस 8-10 साल में अगर इस कहानी का एक कैरेक्टर इस काबिल हो जाता है तो इसका काम पाकिस्तान में क्या था और इसके बारे में पाकिस्तान में क्या बात की जाती थी कि ये पैसे लेके लोगों की तैनातियां करवाती थी और ट्रांसफ़र करवाती थी। जी बिल्कुल। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये जो बात है कि महज सियासतदानों तक नहीं है, ये उन लोगों तक भी है जो सारे खेल के अंदर शरीक हैं। ये सिस्टम टोटली कोलैप्स कर गया है। अब ये सिस्टम रह गया है हम गरीबों के लिए। सही है। अगर तो हम बच सकते हैं तो हम अपने आप को बचाए रखें। और ये बात बिल्कुल ठीक है जैगम की। जी। जैगम 20 साल से वाकई उतने पैसे कमा रहा है जितना पाकिस्तान के 22वें ग्रेड का अफसर महाना नहीं कमाता होगा। सही, ये हकीकत है। ठीक है। लेकिन इसके पास नहीं है वहां पे कोई फ्लैट। ठीक है इफ्तिखार तो हम नहीं तो हौसला करें ना, जब हमारी बात आती है और इन लोगों के बारे में हम खुल के बात करना चाहते हैं। मैं कोई इंक्वायरी का मुतालबा नहीं कर रहा, ना इंक्वायरी करने की किसी पाकिस्तानी अदारे में हैसियत है। सही। वो हम लोगों को कभी कभार इनकम टैक्स के हवाले से नोटिस कभी आ जाता है कि आपने ये नहीं जमा कराया कागज और वो नहीं कराया। ये छोड़ें। सही। मामला है कि इस सारी खेल को क्यों शुरू किया गया। पाकिस्तान के हकीकी मसाइल की बजाय इन चीज़ों को अखबारों की जीनत बनाना और हमें इस्तेमाल करके मीडिया पे लाने का मकसद ये है कि असल जो मसाइल है हमारी तवज्जो उधर न जाए और हम उन मसाइल के बारे में इनसे ना सवाल कर सकें कि इसका हल क्या है, मेरी गुर्बत का हल क्या है, मेरी बेरोज़गारी का हल क्या है, मेरी सेहत का मसाइल का हल क्या है, मेरी तालीम के मसाइल का हल क्या है। उससे तवज्जो हटाने के लिए आज तो ये हुआ खेल, कल एक और खेल की तैयारी है। अब देखिए उस कल खेल की तैयारी में हम और कितना वक्त लगाते हैं। ठीक है इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। बानी पीटीआई के इस रिलीफ की कहानी ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पीटीआई के लिए आज एक बड़ा दिन है, वो क्यों ये आपको बताते हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूर कर ली है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त पर कल महफूज किया गया फैसला आज सुना दिया। गो कि ये मुख्तसर फैसला था। साबिक वजीर आजम की जमानत 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की गई है। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस अलकादिर ट्रस्ट केस में ये इल्जाम लगाया गया कि इमरान खान और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए को कानूनी हैसियत देने के एवज सैकड़ों कैनाल मालियत की एराजी हासिल की। ये केस अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन के मुबैना तौर पर गैर कानूनी हुसूल और तामीर से मुतल्लिक का है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के जरिए 140 मिलियन पाउंड की वसूली में गैर कानूनी फायदा हासिल किया गया। बानी पीटीआई पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने इस हवाले से तय पाने वाले मुआहदे से मुतालिक हकायक छुपाकर काबीना को गुमराह किया। रकम तस्फिया के मुआहदे के तहत मौसूल हुई थी और इसे कौमी खजाने में जमा किया जाना था, लेकिन इसे बहरिया टाउन कराची के 450 अरब रुपए के वाजिबात की वसूली में एडजस्ट किया गया। 23 जनवरी को साबिक वजीर आजम ने 190 मिलियन केस में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। इस केस में 27 फरवरी को एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना ने केस की समात अडयाला जेल रावलपिंडी में करते हुए बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ फर्दे जुर्म आयद की थी। गुज़श्ता रोज इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात में 3 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड जबकि 2 परजिरा मुकम्मल की गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को एहतसाब अदालत के रूबरू पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने समात 15 मई तक मुलतवी कर दी थी। इस रेफरेंस में मजमूई तौर पर 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हुए जबकि 19 पर जिरा हुई। ताहम बानी पीटीआई अडयाला जेल में कैद हैं। वो साइफर केस और इद्दत में निकाह के केस में सजा मौतली तक वहाँ रहेंगे और तब तक वो रिहा नहीं हो सकते। अब सवाल हमारा ये बनता है जो हम अपने पैनल से पूछेंगे कि मामला है 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस का और बानी पीटीआई की रिहाई का जो हुक्म है वो भी सामने आता है। ऐसे में ये पीटीआई के लिए कितना बड़ा रिलीफ साबित हो सकता है? अब सारा आलम साहब कमेंट कीजिएगा।
बहुत बड़ा रिलीफ है जी, उनके नैरेटिव को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हुकूमत ने या जिन्होंने भी ये केस बनाया है, परसू किया है, उन्होंने इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन की है कि जो इसमें शामिल जुर्म थे उनको नहीं पकड़ा गया, उनके खिलाफ केस नहीं बना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके काबीना के मेंबरान वो घर जाते रहे, हालांकि काबीना ने इसकी अप्रूवल दी थी, तो जो बहुत ही एक शेडी तरीके से हुई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, तो मुझे तो ये लगता है यही हुआ है। प्रोसिक्यूशन उससे ख़राब हुई है जिससे केस ख़राब हुआ, वरना इससे बेहतर इतना सॉलिड केस करप्शन का और इसका इंटरफेरेंस का, मिस यूज़ ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी का हो ही नहीं सकता कि इसमें। और मीडिया ने भी इसमें बहुत कन्फ्यूजन फैलाई है। देखिए, एक चीज़ समझने की है, मलिक रियाज यहाँ से पैसे लेके गए लंदन में, उस पर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी ली जिसका वो जवाब वहाँ की अथॉरिटीज़ को नहीं दे सके कि मैं ये पैसा कहाँ से कमाया और किस तरह यहाँ पे लाया हूँ। इस वजह से वहाँ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने वो पैसा 190 मिलियन पाउंड हुकूमत पाकिस्तान को वापस किया अपने कानून के मुताबिक। वो हुकूमत पाकिस्तान के एक अकाउंट में आना चाहिए था सीधा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग से जो जुर्माना किया हुआ था मलिक रियाज को, ये सिंध में ज़मीनों की अलॉटमेंट पे, वो 190 मिलियन पाउंड दूसरे रूट पे चला गया। सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में एडजस्ट कर दिया मलिक रियाज के उस जुर्माने के अंदर, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये अलग रूट से पैसा आना चाहिए था पाकिस्तान को, उसका जुर्माना जो था उसका अलग अकाउंट था, अलग रूट था, वो अलग से पूरा उसे करना चाहिए था। लेकिन 190 मिलियन पाउंड भी इस्तेमाल कर लिया जो कि डायरेक्ट पाकिस्तान के खजाने में आना था। इस पे इतनी कन्फ्यूजन दी कि जाहिर है इमरान खान चैंपियन है झूठा नैरेटिव बोलने के, फैलाने के और स्टैम्प करने के, उन्होंने कर दिया। और साथ प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं हुई। जो मेन दूसरे लोग थे काबीना के जिन्होंने एक बंद लिफाफे में अप्रूवल दी, वो और शहजाद अकबर शहजाद अकबर जी, वो इसमें मेन कल्प्रेट था। शहजाद अकबर मेन कल्प्रेट था। अब उसको ढूंढते फिर रहे हैं, उसको इस केस में देते, सजा देते। तो आज ये सब कुछ देखना ना पड़ता। लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि कितने अक्लमंद लोग हैं जिनको दुनिया का हर काम आता है। ये जो साहब आप कह रहे हैं ना कि शहजाद अकबर को भी सजा मिलनी चाहिए थी, इसी से मुतालिक मैं जैगम साहब से सवाल पूछना चाह रही थी कि कई गैर जानिबदार जो कानूनी माहिरीन है उनकी राय ये थी कि इस मामले में सिर्फ बानी पीटीआई नहीं बल्कि बहुत सारे किरदार ऐसे जिन्हें बेनकाब होना चाहिए था। तो क्या ये बिल्कुल दुरुस्त मौक़िफ़ है? इसमें क्या शक है? देखिए, मैं भी समझता हूँ ये केस बड़ा तगड़ा है और इमरान खान ने जो किया गलत किया। लेकिन महक, आप मुझे ये बताइए कि 450 अरब रुपए का जुर्माना देना था मलिक रियाज ने। बिल्कुल। क्यों देना था? इसलिए देना था कि उन्हें किसी ने सरकार की, अवाम की, सिंध के अवाम की 450 अरब की ज़मीन मुफ्त में दे दी थी। बिल्कुल। तो ये सरकार की, पाकिस्तानी हुकूमत की, रियासत की, सिंध के लोगों की ज़मीन किसने दी थी? उसके खिलाफ केस कहाँ है? उन्होंने भी तो कुछ किया होगा ना। ये तो बाद की एडजस्टमेंट्स है ना। आप ज़रा ये भी पूछ कर देखिए, उन्हें भी जवाब में कुछ मिला होगा। मलिक रियाज की कॉलोनी में कोई बना हुआ महल मिला होगा और पता नहीं क्या कुछ मिला होगा। इस वक्त वो कहाँ बैठे हैं? इस्लामाबाद के सबसे बड़े घर में। दूसरे लोग भी कहीं बहुत से होंगे, वो कहाँ हैं? तो पाकिस्तान तो एक तलिस्म होश रुबा है। और फिर उसके बाद जो इस केस में हुआ वो भी आप देखिए। किसी भी दुनिया के मुल्क में जिसकी मिसालें दी जाती थी, वेस्टर्न मुल्क में, ये क्लियर कट करप्शन का केस है कि आप एक तरफ फायदा दें, दूसरी तरफ फायदा लें। देखिए, नॉन प्रॉफिट के लिए लिया गया, लेकिन वो नॉन प्रॉफिट आपकी थी, आपने नॉन प्रॉफिट के लिए बेनिफिट लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था। और दूसरी तरफ जो सरकार के, पाकिस्तान के खजाने में जो रकम आनी चाहिए थी, आपने उनके जुर्माने में एडजस्ट की। ये तो खाली इतना बड़ा स्कैंडल होता कि इस पर ही वजीर आजम को इस्तीफा देना पड़ जाता। बनाए उसको अकाउंटेबल, लेकिन थोड़ा सा पीछे भी तो जाए ना। उस 450 अरब की कहानी का तो पना है ना। वो तो वही कुछ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी का पॉलिटिकल यूज हो रहा है। बिल्कुल। जब ये कुछ हो रहा था तो उस वक्त तो कोई पूछने वाला नहीं था ना। अब पूछने की बारी आई ना, तो वो दिन कब आएगा जिस दिन हम वाकई लोगों को इस बात पे अकाउंटेबल बनाएंगे कि ये जो कौम का माल है ये माल मुफ्त नहीं है, इसका कोई वली वारिस है। लेकिन जैगम साहब, माले मुफ्त दिले बेरहम, ये तो मैं कहती हूँ एक ऐसी मिसाल हो गई है कि हम इसकी वाज़े चलती फिरती तस्वीर जो है वो देख रहे मुल्क में। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस केस है। बानी पीटीआई की रिहाई का हुक्म दे दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। अब इसके सियासी असरात क्या होंगे, इसी पर बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, क्या कमेंट करेंगे? बिल्कुल सियासी असरात ये होंगे कि कामयाबियाँ उनके कदम चूम रही हैं और उनकी जो लीगल टीम है वो कामयाब हो गई है। 2 केसेस हैं अभी वैसे। और कल जो होगा उसके बाद तो मेरे ख्याल है फिर उनको बाकी मुकदमात में भी ज़मानत दे दी जाएगी और इमरान खान विल बी बेल्ड आउट फ्रॉम ऑल द केसेस। मैं तो ये तवक्को कर रहा हूँ। एक बात मैं भूल गया जब आपने पहला सवाल किया, मैं चाहता था कि आपको ये बता दूं कि भारत का जो वज़ीर आज़म है उसके असासों की मालियत 3.2 करोड़ रुपए है और उनके पास कोई घर या गाड़ी नहीं है। ये मैं भूल गया आपको बताना। और ये बताना भी मैं आपको शायद भूल गया कि उन्होंने जो हलफनामा जारी कराया क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं उसमें उनको कहा कि मेरे पास 2.86 करोड़ रुपए की फ़िक्स डिपॉजिट की सूरत में बैंक में मौजूद हैं और मेरे पास 52,920 रुपये कैश है। इसके अलावा बैंक अकाउंट्स में 80,304 रुपये हैं। ये है जी एक मुल्क के पॉपुलर लीडर और प्राइम मिनिस्टर के असासाजात। आपने बात की बेल्स की, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं 20 प्रोग्रामों में शोर मचा चुका हूँ कि हमारी जो प्रोसिक्यूशन है ये कंप्रोमाइज्ड है क्योंकि प्रोसिक्यूशन का अफसर जो है वो इतने बड़े केस को हैंडल करने वाले जो लोग हैं वो हैंडल नहीं कर पाते। अब ये सवाल उठाया गया अभी जैगम ने कि ये ज़मीन किसकी थी और किसने इनको किसी को दी और वो जो दी उसमें जुर्माना हुआ ना, तो जिसने दी उसके बारे में भी तो सवाल होना चाहिए। भाई तुम कैसे ये ज़मीन दे सकते थे आवाम की? तो एक पूरा सर्कल है, ये लोग हैं, इनको फिर अशराफिया कहेंगे तो हमारा एक दोस्त नाराज़ होता है। इसमें सारे शामिल हैं, इसमें सिविलियन भी शामिल हैं, इसमें आर्म फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं, इसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं। बिल्कुल सर, एक पूरा ग्रोह है, 1 लाख सवा लाख का ये ग्रोह है पाकिस्तान के अंदर, जिसने हमारी हर चीज़ को हमसे छीना हुआ है, उस पर बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी के फैसले लेते हैं और हमेशा उन्हीं की मर्जी और उन्हीं के हक में फैसले होंगे। अवाम के हक में फैसले होते हुए कम नज़र आते हैं। अवाम की गुर्बत के ख़िलाफ़, उनकी महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई फैसला ये अदालतें देने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतने बड़े हैवी अमाउंट के अंदर ज़मानतें मिल रही हैं और मैंने कहा कि मैं तो तवक्को कर रहा हूँ कि बस बाकी मामला भी ऐसे ही हैं, बस ज़मानतें हुई, आज हुई हैं, कल हुई। ठीक है शहजाद साहब, आपकी जानिब आते हैं। 2 केसेस मेन ऐसे रह गए हैं जो कि शायद बानी पीटीआई की रिहाई में रुकावट हमें नज़र आ रहे हैं। आज के जो फैसला है उसका उन 2 केसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा? एक तो साइफ़र केस है, दूसरा इद्दत में निकाह का केस है। इद्दत में निकाह का केस भी आखिरी मराहिल में है और जो साइफ़र केस है उसकी आज समाअत होनी थी लेकिन नहीं हुई। क्या कॉमेंट करेंगे शहजाद साहब? मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली आएगी हालात के अंदर। हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ग्रैंड स्ट्रैटेजी भी किसी का नाम होता है और उस लिहाज से मेरे हाल में जिस रास्ते पे, जिस नहज पे हम चल रहे हैं उसी पे चलते रहेंगे फ़िलहाल। देखिए 100 ज़मीन का जिक्र किया ना ज़ागम साहब ने, ये जो 190 मिलियन पाउंड मुल्क से बाहर गया है और जो लेके गया है और जिसके नाम पे वो पैसा पड़ा है, उससे क्यों नहीं पूछ कुछ की जाती? ज़मीन वाले से भी पूछें, 190 मिलियन पाउंड से वाले से भी पूछें कि तुम पैसा बाहर कैसे लेके गए थे बगैर, और ये कैसे अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ है वहां पे। ये किसकी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी थी और किसकी प्रॉपर्टी वहां बिकी थी जिसके बाद कि ये पैसा वहां पड़ा मिला है? ये कौन लोग हैं जिनका कि तुम कारोबार बाहर जाके लंदन में बैठ के करते हो? ये कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? जिस मुल्क के अंदर क्रिमिनल केसेस सियासी केसेस बन जाते हो, यानी क्रिमिनल केसेस की पहचान खत्म हो जाती है और वो सियासी केस बन जाते हो, वहां पर आगे प्रोसिक्यूशन हो कैसे सकती है? इसका मतलब ये होता है कि हमने फैसला कर दिया, अब इसको सिर्फ सजा होनी है। तो जो प्रोसेस है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसकी तो अमलदारी खत्म हो जाती है, वो काम रहता ही नहीं है जिसका रोना इफ्तिखार साहब हर प्रोग्राम में तकरीबन रोते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्यों कमजोर है। इसलिए कमजोर है कि वो तो केस ही उलट हो चुका होता है उससे पहले। सही बाहर सूरत देखिए, सबक सीखने वाला क्या है? अतालीक, ये जो बड़े लोग होते हैं, अतालीक अपने सोच के चुना करें, रतन सोच के चुना करें। हर एक के जो कानों में जाके बात करता है, और ये इतने लालची हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी ट्रैपों में फंसते रहते हैं, इनकी कभी हवस खत्म नहीं होती। जी जी मैं कहना चाहूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शहजाद साहब ने कही है कि जिस पैसों को वापस लाया गया, वो पैसे पाकिस्तान में क्यों वापस लाए, वो उन पैसों से वहाँ पे क्या ख़रीदा गया था और वो क्या
डील थी। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और अगर कोई भी कभी ऐसे लोग आए इस मुल्क में हुक्मरान, तो ये केस तो मेरे ख्याल है ख़त्म नहीं हो पाएगा। क्या ख्याल है शहजाद साहब, ये केस ख़त्म हो जाएगा? बदकिस्मती हमारी हो जाएगा, लेकिन ये है कि होना चाहिए नहीं। आपसे एग्री करूं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। बेहद शुक्रिया अफसार साहब आपका, शहजाद साहब आपका, ज़ैकम साहब आपका, इफ्तिखार साहब का, आपका भी बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।